नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भारत का ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूं जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। साल 1199 उस महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साये में ढक रखा था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर और पुस्तक भंडार सब जल रहे थे। पुस्तक भंडार इतना विशाल था कि वहाँ के बाकी के हिस्सों में लगी आग तो कुछ महीनों तक जल रही थी। सबसे पहले हम जानेंगे इस विश्वविद्यालय को किसने और क्यों जलाया था। इसके बाद जानेंगे इसको किसने खोजा था। उसके बाद जानेंगे इसकी बनावट और इसकी विशेषता क्या थी। इस विश्वविद्यालय की कहानी सुनोगे तो आपकी आंखें भर आएगी। सन 1199 बख्तियार खिलजी नाम के एक कुर लुटेरे और मूर्ति पूजा के विरोधी की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिया था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिरकार उसे किसी ने सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज कर सकते हैं। उसने राहुल भद्र जी से इलाज कराने की इच्छा प्रकट की, लेकिन एक शर्त रखी कि वह किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनी हुई दवाई नहीं लेगा, क्योंकि यह काफिरों के द्वारा बनाई हुई दवाई है। कुछ समय बाद आचार्य राहुल भद्र जी ने कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और सलाह दी कि अगर वो रोजाना कुरान पढ़ेंगे तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और कुछ दिनों तक खिलजी द्वारा कुरान पढ़ने के बाद उन्हें महसूस होने लगा कि उनका स्वास्थ्य अब ठीक हो रहा है, लेकिन वह अचंभित था कि एक काफिर ने उसे ठीक कैसे कर दिया। अब उसने पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि आचार्य राहुल भद्र जी ने कुरान की प्रतिलिपि पर दवाई का लेप लगा दिया था। जब वह दिन में 3-4 बार इसे पढ़ता तब इसके पन्ने पलटते समय वह थूक लगाता था और इसी तरीके से वह दवाई उसके शरीर में पहुंच गई और धीरे धीरे वह सही होने लग गया। उसे लगा कि जो मेरे नीम हकीम सही नहीं कर सके वो इन काफिरों की दवाई ने सही कर दिया। और यह उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, क्योंकि वह मूर्ति पूजकों को मारने में अपना धर्म समझता था और यह उसे अपने धर्म की तौहीन लगी। उसे लगा कि इनके पास उससे बहुत ज्यादा ज्ञान है। उसने ठान ली कि इन काफिरों के इस ज्ञान को समाप्त करके रहेगा। थोड़े ही दिनों में उसने अपनी सेना के साथ नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद मौत का एक ऐसा कुर नृत्य खेला गया जो मेरे लिए बताना भी काफी मुश्किल है। खिलजी ने वहां पढ़ रहे सभी विद्यार्थी और पढ़ाने वाले सभी आचार्यों को मार दिया। यहाँ तक कि जो विद्यार्थी और आचार्य अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे उनको भी मार दिया गया। तो इस प्रकार से पूरे विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्यों को मौत के घाट उतार दिया। और उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो शांति का संदेश दे रहे थे और मूर्ति पूजक थे। इस मूर्ति पूजक विरोधक की सोच की वजह से 12,000 विद्वानों की हत्या कर दी गई। मूर्ति पूजा और शांति का संदेश देने वाले आचार्यों को ऐसा दंड मिलेगा यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया। तब खिलजी ने आदेश दिया कि इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी जाए। सभी पुस्तक भंडार को आग के हवाले कर दिया ताकि इस ज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। उन पुस्तकालयों में भारत का भविष्य था जो धूं धूं कर जलने लगा। उन पुस्तकालयों में से एक पुस्तकालय 9 मंजिला था और इन पुस्तकालयों में लगभग 90 लाख पुस्तकें थी। पुस्तकालय के कुछ हिस्सों में यह आग लगभग 6 महीने तक जलती रही। पहले कागज नहीं हुआ करते थे, इस वजह से पहले की पुस्तकें या तो ताम्रपत्री से बनती थी या फिर पेड़ की छाल से। इस वजह से पुस्तकालय के कुछ हिस्सों की आग 6 महीने तक नहीं बुझी थी। आपको क्या लगता है कि वो लाखों किताबें अगर आज हमारे पास होती तो हम कहां पहुंच गए होते? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह तहस नहस विश्वविद्यालय 6 शताब्दियों तक धूल मिट्टी की वजह आंखों से ओझल रहा।
रहा। 19वीं सदी में एक अंग्रेज अफसर ने सुसांग की डायरी के हिसाब से उस पते पर पहुंचा और उसने खोजबीन की तो उसे कुछ ईंटों से बनी हुई दीवारें दिखी। इसके बाद आगे की खुदाई करके इस विश्वविद्यालय के अवशेष को दुनिया के सामने लाया। अब बात करते हैं सुसांग कौन था। सुसांग एक चाइनीज ट्रेवलर और बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा से शिक्षा ग्रहण की और वहां पर 10 साल के आसपास पढ़ाया भी था। जब वह अपने देश वापस लौट रहा था तब 400 से 500 मनुस्मृति अपने साथ ले गया था। उसकी लिखी हुई डायरी के हिसाब से नालंदा विश्व प्रसिद्ध था और इसमें 10,000 विद्यार्थी और 2,000 आचार्य थे। यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर छात्र रामायण, धर्म कीर्तन, वेदांत, सांख्य, व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और संगीत ऐसे कुल मिलाकर 108 विषय हुआ करते थे। इसमें 100 से ज्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थी। हर भवन में रहने, खाने और प्रार्थना की व्यवस्था थी जिसमें लगभग 35 कमरे, हर कमरे के अंदर एक या एक से अधिक विद्यार्थी रह सकते थे। हर कमरे के अंदर रोशनी के लिए दीपक का स्थान और किताबें रखने का भी स्थान था। इसके अलावा ध्यान करने के लिए भी एक अलग से स्थान बना हुआ था। एक भवन में एक ही विषय की पढ़ाई होती थी। उस विषय के आचार्य भी उसी भवन में रहते थे। हर 3-4 कमरों के बाद एक आचार्य का कमरा होता था। इसी भवन के अंदर पानी के लिए एक कुआं और खाने के लिए एक कोठागर होता था जिसके अंदर धान रखते थे। इस भवन में रहने वालों के लिए यहीं पर खाना बनता था और यहीं पर पढ़ाई भी होती थी। उस डायरी के अनुसार जो भी इस विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आता था उसे पहले साक्षात्कार देना होता था। 10 में से सिर्फ 3 ही इस साक्षात्कार को पास करते थे और इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बनते थे। यह विश्वविद्यालय लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। आज भी दुनिया में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो नालंदा को टक्कर दे सके। 19वीं सदी में इस विश्वविद्यालय का सिर्फ 5% भाग ही खोद कर निकाला गया था। इस विश्वविद्यालय को आसपास के 200 गांव दान में मिले थे। इन गांवों से जो भी इनकम होती थी उसी से इस विश्वविद्यालय का खर्चा चलता था। यहाँ छात्र ज्ञान की खोज में चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान, पर्सिया, तुर्की जैसे कई देशों से खींचे चले आते थे। चाइनीज विद्यार्थी सुसांग और यीजांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय का निर्माण 415 से 455 के बीच कुमार गुप्ता ने करवाया था। यह बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर भी साबित होती है। उसके बाद भी गुप्ता वंश के राजा बुद्धा गुप्ता और बालादित्य ने भी यहाँ पर भवन और मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार गुप्त काल में यह विश्वविद्यालय काफी फला फूला था। इसके बाद 7वीं शताब्दी में भी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने भी इस विश्वविद्यालय में बहुत से निर्माण कार्य करवाए थे। विश्वविद्यालय में 3 बड़े पुस्तकालय थे जिनके नाम थे रतन रंजक, रत्नौधी, रतन सागर। एक पुस्तकालय भवन तो 9 तलों का हुआ करता था और इसमें लगभग 9 लाख पुस्तकें थी। दोस्तों, हमने सिर्फ 9 लाख पुस्तकें ही नहीं खोई, उन पुस्तकों में भारत का भविष्य था और साथ ही हमने हमारे पूर्वजों के हजारों सालों की खोज और तपस्या को भी खो दिया था। दोस्तों, आप इस बात को नहीं समझ पाओगे कि उस नरसंहार और 6 महीने की आग ने क्या क्या खो दिया। हमने 2000 के आसपास महान आचार्यों को और 10,000 होनहार विद्यार्थियों को खो दिया था और साथ ही भारत का इतिहास, भारत का भविष्य जो कि हजारों सालों के शोध, हजारों पांडुलिपि में छुपा था, उसे भी खो दिया था। मेरी बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।